दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है कि यदि आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आप में से बहुत से लोग आंसर हमेशा करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह से आप लोग खूब मेहनत करते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वॉज नॉट प्रपोज्ड बाय मेंडल। इनमें से कौन सा सिद्धांत जो मेंडल द्वारा प्रपोज नहीं किया गया, प्रस्तुत नहीं किया गया। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, लिंकेज, सेग्रीगेशन, डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा ए, लिंकेज मेंडल द्वारा नहीं प्रपोज किया गया। बाकी तीन लॉ मेंडल ने दिए थे, प्रस्तुत किए थे। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये तीन लॉज मेंडल के द्वारा दिए गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आपको बताना है कि किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आप बहुत अच्छे से देखिए और इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ए, जी जे मेंडल, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जी जे ऐसे आप लिख करके आएगा, तब आपको आंसर करना है जे जी मेंडल। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखा करिए, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो इनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, और ये कहाँ के थे, तो ऑस्ट्रिया के थे। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के थे। इनका जन्म ऑस्ट्रिया देश में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। सिंपल बताना है कि मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ था वह इनमें से किसके द्वारा सिद्ध हुआ। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा डी, डाई हाइब्रिड क्रॉस। यानी जब दो लक्षणों को, दो कैरेक्टर्स को साथ साथ कंसीडर किया जाता है तो उसे कहा जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि यहां पर हम ले लें राउंड एंड येलो मटर। आपको पता होगा कि मेंडल ने गार्डन फी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो हमने एक मटर लिया जिसका शेप होता है राउंड, और उसका जो सीड का कलर है, यानी कि जो उसके बीज हैं उसका शेप है राउंड और उनके सीड का कलर है येलो। और हमने दूसरी प्रकार की मटर लिया जिसमें रिंकल सीड निकलते हैं, यानी झुर्रीदार, जिसके सीड हैं रिंकल बट कलर उनका है ग्रीन। अब इन दोनों को साथ में लेकर के हम कंसीडर करें, यानी कि दोनों की हम क्रॉस करवाएं, तो इसको कहा जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो दो दो कैरेक्टर्स को एक साथ वंशागति का अध्ययन करने को ही कहा जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द टर्म यूजेनिक्स वॉज फर्स्ट अप्लाइड बाई। इनमें से किसके द्वारा यूजेनिक्स शब्द को सबसे पहले अप्लाई किया गया। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, यूरे, लेडरबर्ग, गाल्टन, मॉर्गन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा सी, गाल्टन के द्वारा सबसे पहली बार प्रयोग किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस रिसेसिव एंड हेट्रोजाइगस प्लांट इज। यानी जब क्रॉस करवाया जाए होमोजाइगस रिसेसिव
और हेट्रोजाइगस प्लांट के बीच में, तो उसे कहा जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि इसमें F1 इंडिविजुअल का क्रॉस इसके होमोजाइगस पेरेंट के साथ में करवाया जाता है। यदि ऐसे समझें कि ये जो है ये पेरेंट है, यानी ये शुद्ध लंबा पौधा है और ये शुद्ध बौना पौधा है मटर का, तो इनके बीच में यदि क्रॉस कराया जाए तो यहाँ पर F1 जनरेशन होगा, तो यहाँ पर जितने भी पौधे होंगे सारे लंबे होंगे। फिर इसका जो है क्रॉस करवाया जाए, F1 जनरेशन वाले का क्रॉस करवाया जाए होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से, तो इस क्रॉस को कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। और ये टेस्ट क्रॉस स्पेशल टाइप का बैक क्रॉस ही होता है जहां पर हम होमोजाइगस पेरेंट को कंसीडर करते हैं, क्योंकि ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉसेस। तो इसे भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है X0 क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी, X0 क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी इज, यानी जब क्रोमोसोम की संख्या टोटल 45 हो तो उस असामान्यता को कहते हैं, टोटल क्रोमोसोम की संख्या 45 हो तो वह असामान्यता है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पर टोटल गुणसूत्रों की संख्या होती है 45। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, अच्छे से देख लीजिए, फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा 3:1। तो दो प्रकार के रेशियो हम देखते हैं, एक तो फिनोटिपिक रेशियो और दूसरा जीनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो में बाह्य लक्षणों को देखा जाता है, यानी कि जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, बाह्य प्रदर्शन का अनुपात होता है, उसे कहा जाता है फिनोटिपिक रेशियो। और जीनोटिपिक रेशियो जो जीन्स के लेवल की बात होती है। जैसे हम यहाँ पर क्रॉस करवाएं शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने के बीच में, तो यहाँ जो F1 जनरेशन होगी तो यहाँ पर जो सारे पौधे होंगे वो सारे लंबे होंगे। अब इनके बीच में स्वपरागण होने दें। तो यहाँ पर यदि हम रेशियो बनाएं, कैपिटल T है, कैपिटल T, तो यदि आप यहाँ पर देखें ये F2 जनरेशन है, यदि आप यहाँ पर देखें तो आपको पहले तो देखें फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो यानी कि जो फिजिकल अपीयरेंस होगा, तो आपको जो 75% पौधे हैं वो लंबे ही दिखेंगे। तो यानी कि यहाँ पर जो है 3 प्लांट आपको लंबे दिखेंगे और 1 प्लांट आपको बौना दिखेगा। तो फिजिकल अपीयरेंस के अनुसार आपका जो रेशियो बनता है वो बन गया 3:1। तो फिनोटिपिक रेशियो हो गया 3:1। और यदि आप जीनोटिपिक रेशियो निकालने जाएंगे तो देखिए यहाँ पर कैपिटल टी ऐसे आपको एक ही दिखेगा, यानी 25%। तो 1 रेशियो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले आपको 2 दिखेंगे, तो हो जाएगा 2, और स्मॉल में सिर्फ एक ही है तो हो जाएगा 1। तो ये जो बनना रेशियो इसको कहा जाएगा जीनोटिपिक रेशियो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। एलील्स आर, ऑप्शन दिए गए आपको बताना है। एलील्स होते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम,
नन ऑफ दीज, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, यानी एलील्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। यहाँ पर हम देखें, यदि हम ये डीएनए बनाएं, यदि हमने यहाँ पर डीएनए बनाया तो देखिए, यदि हम बात करें हाइट ऑफ प्लांट की, तो ये आपका एक कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, तो यह दोनों एक दूसरे के एलील हैं और ये दोनों मिल करके बनाते हैं जीन। दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? जीन। यानी कि एक जीन जो है दो एलील से मिलकर के बना होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एलील जो होते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होते हैं। तो एक जीन में दो एलील होते हैं। जैसे हाइट की बात करें तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, who proposed that genes control production of enzymes? किसने प्रपोज किया कि जीन्स एंजाइम के प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, आप अच्छे से देख लीजिए, फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, ए गैरोड, इन्होंने प्रपोज किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, A maize plant differ from wheat plants because of, ऑप्शन दिए गए हैं, आरएनए, डीएनए, जीनोटाइप, फिनोटाइप। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप ऑफ मेज एंड व्हीट प्लांट्स आर डिफरेंट, तो ये अलग होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर डीएनए सेंड्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो यह क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, H.G. खुराना was awarded the Nobel Prize for, H.G. खुराना को नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया? ऑप्शन दिए गए हैं, जीन सिंथेसिस, जेनेटिक कोड, डिजीज रेजिस्टेंट मेज, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, जेनेटिक कोड, फॉर जेनेटिक कोड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन कवर ऑफ वायरस इज, यानी वायरस का जो प्रोटीन कवर होता है, यानी जिससे वो सराउंडेड होता है, उसे आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, आप अच्छे से देख लीजिए, फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा ए, कैस्पिड। द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड कैस्पिड। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बार बॉडीज आर एब्सेंट इन, तो बार काय किसमें अनुपस्थित होता है? क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ह्यूमन फीमेल, बोथ ए एंड बी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, टर्नर सिंड्रोम। अभी हमने देखा कि यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या होती है टोटल 45, तो यहाँ पर जो है बार बॉडी एब्सेंट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बार बॉडीज इन क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम इज, आपको क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में बार काय की संख्या बताना है, 1, 2, 3, 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो इसका आंसर होगा ए 1। देखिए 44 गुणसूत्र ऑटोसोम वाले होते हैं और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वहाँ पर ट्राइसोमी वाली कंडीशन पाई जाती है। तो यहाँ पर यदि आप टोटल गुणसूत्र देखेंगे तो कितने हो जाएंगे 47। तो यहाँ पर एक बार बॉडी प्रेजेंट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन इज। ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको आपको बताना है। आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन है और इट इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। तो इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जीन्स आर ऑर्गेनाइज्ड ओवर। ऑप्शन दिए गए हैं आपको क्रोमोसोम, लैमली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेसोसोम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेसोसोम। तो इसका आंसर होगा, इजी था, ए क्रोमोसोम। तो आप जानते हैं कि क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से और डीएनए में प्रेजेंट होते हैं जीन। डीएनए में प्रेजेंट होते हैं जीन जिन्हें कहा जाता है यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन को कहा जाता है यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज मोस्टली यूज्ड इन जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। इनमें से कौन सा एनिमल है जो मोस्टली जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है? बटरफ्लाई, फ्रूट फ्लाई, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी फ्रूट फ्लाई। बी वाला ऑप्शन सही होगा। और ये सभी नॉर्मल इंसेक्ट हैं तो फ्रूट फ्लाई का यूज किया जाता है। ड्रोसोफिला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है cDNA is formed from messenger RNA by which enzyme। आपको उस एंजाइम को बताना है जो मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनाने में इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन दिए गए हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और प्रोसेस जो होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कब? जब मैसेंजर आरएनए से डीएनए बने, इसे कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पर एंजाइम इन्वॉल्व होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है A eukaryotic gene contains two kinds of base sequences. Which of these play an important role in protein synthesis? सिंपल आपको बताना है कि वह बेस सीक्वेंस जो प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी एक्सॉन कहा जाता है। और जो पार्ट
प्रोटीन कोड नहीं करता है उसे कहा जाता है नॉन कोडिंग पार्ट, यानी उसे और कहा जाता है इंट्रॉन। नॉन कोडिंग पार्ट को क्या कहा जाता है? इंट्रॉन। और जो प्रोटीन कोड करता है उसे कहा जाता है एक्सॉन। तो बहुत अच्छे से आप इसे देख लीजिएगा। ये है आपका नॉन कोडिंग पार्ट। तो नॉन कोडिंग पार्ट एक्सॉन कहलाता है और जो कोडिंग पार्ट है यानी जो प्रोटीन सिंथेसिस करने वाला पार्ट है वो एक्सॉन कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द साइंटिस्ट हु यूज्ड एक्स-रेज एज म्यूटाजेन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज। उस साइंटिस्ट के बारे में आपको बताना है जिसने फर्स्ट टाइम एक्स रेज को एज म्यूटाजेन यूज किया। हुकर, मुलर, लिशर, लिवेनहॉक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, मुलर। मुलर यूज्ड एक्स रेज एज म्यूटाजेन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन इज। आपको ऑर्गेनिक वेरिएशन का जो अल्टीमेट सोर्स है उसे बताना है। म्यूटेशंस, नेचुरल सिलेक्शन, आइसोलेशन, हार्मोनल एक्टिविटी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, म्यूटेशन। ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जीन्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस ट्रेट आर लोकेटेड ऑन। जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन है वह किस क्रोमोसोम में लोकेटेड होता है? एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, बोथ ए एंड बी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, एक्स क्रोमोसोम में। यदि फीमेल की बात करी जाए तो एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो फीमेल के केस में यदि यह ट्रेट एक एक्स पर हुआ तो ये स्त्री होगी रोग की वाहक। यह रोग वाहक स्त्री होगी। और यदि दोनों एक्स में यह ट्रेट आया तो यह स्त्री हो जाएगी रोग से ग्रसित। यह स्त्री रोग से ग्रसित हो जाएगी। यानी जब एक पर होगा तो यह स्त्री रोग की वाहक होगी और जब दोनों में होगा तब ये ग्रसित होगी। लेकिन यदि मेल की बात करी जाए तो मेल में होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जो है एक में ही हो जाए, यानी कि एक्स में होने पर ही ये कैसा हो जाएगा? रोग से ग्रसित होगा। क्योंकि ये सिर्फ किस पर होता है प्रेजेंट? तो एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, वाई से इसका लेना देना नहीं है। तो यानी कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि वाहक कौन होता है तो फीमेल होती हैं। मेल में एक ही क्रोमोसोम होता है एक्स वाला, यदि उसी में आ जाएगा तो वह रोग से ग्रसित हो जाएगा। तो वाहक का काम होगा फीमेल का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एल्बिनिज्म इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ। तो आपको बताना है कि किसके अनुपस्थिति के कारण एल्बिनिज्म होता है। ऑप्शन दिए गए हैं हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन, मेलानिन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, मेलानिन। मेलानिन की अनुपस्थिति के कारण एल्बिनिज्म होता है और यह एक आनुवांशिक विकार है। यह एक आनुवांशिक विकार है। तो यह यदि मिलेनिन पिगमेंट शरीर में अनुपस्थित होगा तो इसके कारण एल्बिनिज्म हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है और इसको रंजकहीनता या रंगहीनता भी कहा जाता है। एल्बिनिज्म को
रंगहीनता या रंजकहीनता भी कहा जाता है। तो इसे भी आप देख लीजिएगा। और यह एक आनुवंशिक विकार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम द ट्रांसलोकेशन अकर्स बिटवीन क्रोमोसोम्स। तो फिलाडेल्फिया गुणसूत्र में स्थानांतरण होता है 9 एंड 22 के बीच में, 7 एंड 17 के बीच में, 10 एंड 21 के बीच में, 6 एंड 16 के बीच में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, 9 एंड 22 के मध्य। ट्रांसलोकेशन मतलब स्थानांतरण। तो स्थानांतरण में एक गुणसूत्र का खंड टूटकर दूसरे गुणसूत्र के साथ जुड़ जाता है। और यदि ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में देखें तो यहाँ पर 22 और 9 के बीच में स्थानांतरण होता है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज फाउंड इन। अपूर्ण प्रभाविता किसमें पाई जाती है आपको बताना है। पी ड्रोसोफिला, मिराबिलिस जलापा, बोथ बी एंड सी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, मिराबिलिस जलापा में। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? देखिए, जैसे सिंपल हम समझे कि हम रेड और इसी का अपोजिट ले लें वाइट। देखिए, हमने रेड और वाइट के बीच में यदि क्रॉस करवाया तो हम जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में सारे फ्लावर्स होने चाहिए थे रेड, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर मिलेंगे पिंक फ्लावर। और F2 जनरेशन को देखें तो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो बना करता था 3:1, यानी कि ये वाले सारे रेड होने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या कि इसमें से ये वाले पिंक हो गए और सिर्फ कैपिटल आर वाला ही रेड हुआ। यानी कैपिटल आर वाला रेड मिला और ये दोनों कैपिटल और स्मॉल आर ये पिंक कलर के मिले। और ये वाला तो सफ़ेद ही हुआ, वाइट ही रहा। तो इसे ही कहा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी अपूर्ण प्रभाविता। तो इसका एक एग्जाम्पल तो आपने देखा, मिराबिलिस जलापा। लेकिन आपको एक एग्जाम्पल और ध्यान देना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वो है एंटीराइनम मेजस। तो इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, वो है एंटीराइनम मेजस। तो मिराबिलिस जलापा और एंटीराइनम मेजस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, when one gene marks the activity of other gene, the phenomenon is called। यानी जब एक जीन द्वारा दूसरे जीन की सक्रियता को दबा दिया जाता है तो उस फिनोमेना को कहा जाता है क्या? ऑप्शन दिए गए हैं, आप अच्छे से देख लीजिए, फिर इसका सही आंसर जो हो उसे चूज कीजिए। तो उसे कहा जाता है सी, एपिस्टैसिस। तो जब एक जीन द्वारा दूसरे जीन की सक्रियता को दबा दिया जाता है तो उस फिनोमेना को कहा जाता है एपिस्टैसिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जीन्स आर मेनली मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए, लिपिड एंड प्रोटीन ओनली। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डीएनए।
तो डीएनए के जो छोटे छोटे खंड होते हैं उन्हें कहा जाता है जीन्स। तो आंसर होगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द टर्म जीन रिफर्स टू, जीन्स शब्द का अभिप्राय है। ऑप्शन दिए गए हैं सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन, अ लिंकेज ग्रुप, अ पार्ट ऑफ आरएनए, अ पार्ट ऑफ डीएनए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, या क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कैंसर है अनकंट्रोल्ड माइटोटिक सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड मियोटिक डिवीजन, बोथ, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, अनकंट्रोल्ड माइटोटिक सेल डिवीजन। ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।